नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी में। और हम लोग देख रहे थे इसमें साइंस सीरीज, और इसमें साइंस सीरीज में 10वां सीरीज है। और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, बर्डोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी का स्पेलिंग होता है ENTOMOLOGY। एंटोमोलॉजी मतलब कीट पतंग जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनका अध्ययन एंटोमोलॉजी में आता है। तो ये तो होगा नहीं। पक्षियों का अध्ययन पूछा है तो बर्डोलॉजी, BIRDOLOGY, बर्डोलॉजी। बर्डोलॉजी मीन्स होता है पक्षी विज्ञान। तो इसमें बर्डोलॉजी में चिड़िया के आंतरिक और बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, लेकिन चिड़िया के बारे में अध्ययन नहीं, पक्षियों का अध्ययन नहीं करते हैं। और चिड़िया के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। हर्पेटोलॉजी में रेप्टाइल मतलब सरीसृप वर्ग और उभयचर का अध्ययन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। तो उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बताते हैं। उत्तक का कौन से प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं? तो तंत्रिका उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, मांसपेशी की, संयोजी की, एपिथीलियम। तो एपिथीलियम उत्तक प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा। तो एपिथीलियम होता क्या है? तो जैसे जंतु के शरीर को जो ढकने के या बाह्य आवरण का जो काम करता है, बाह्य आवरण से रक्षा करता है, उसे एपिथीलियम उत्तक कहते हैं। उपकला, हिंदी में उपकला कहते हैं। जैसे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128। विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है। तो विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है तेजी से मत चलें, गलत। मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण, गलत। डिजिटल नेटवर्क और आर्किटेक्चर, गलत। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 5 जगत प्रणाली जो है वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। किस आधार पे जो 5 जगत होता है, 5 जगत में जो वर्गीकरण किए हैं हम लोग, पहला मोनेरा जगत, फिर दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा प्लांटी जगत, चौथा एल्गी, पांचवा एनिमिलिया। तो ये जो 5 जगत हैं, तो उसको किस आधार पे किया गया है? श्वसन के आधार पे नहीं, संचलन के आधार पे नहीं, उत्सर्जन के आधार पे ये भी नहीं, तो पोषण के आधार पे किया गया है। जो ये 5 जगत हैं, इनका वर्गीकरण पोषण के आधार पे किया गया है। जो ये 5 जगत हैं, सर्वप्रथम आर एच विटलर ने 1969 ईस्वी में इसका वर्गीकृत किया था। ये होता है पोषण के आधार पे, संरचना के आधार पे, पोषण या संरचना बॉडी शारीरिक के आधार पे, शारीरिक संरचना या संरचना के आधार पे, कोशिका के आधार पे, उसका कोशिका कैसा है, प्रजनन कैसा है, इन सब के बेस पे वो करते हैं। श्वसन के बेस पे नहीं करते हैं, संचलन में और सृजन के बेस पे नहीं करते हैं, पोषण के बेस पे करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, 130। उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में क्या हो, मतलब कितने कक्ष का हृदय होता है? तो उभयचर और सरीसृप
उभयचर, एम्फीबियन और सरीसृप रेप्टाइल। तो इसमें कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। तो 3 कक्ष में 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। और मत्स्य वर्ग में जो होता है उसमें 2 ही कक्ष होते हैं। मत्स्य वर्ग जो मछलियाँ और क्रोकोडाइल, तो इसमें 2 ही कक्ष होते हैं। क्रोकोडाइल मत्स्य वर्ग में नहीं आता सर। तो मत्स्य वर्ग में 2 ही कक्ष होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के अस्कंदन में निहित है? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त के अस्कंदन रक्त को थक्का जमाने में काम आता है? तो एक ब्लड में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है ब्लड में, उसमें कैल्शियम होता है। तो जब वो प्रोथ्रोम्बोन प्लास्टिक कैल्शियम से क्रिया करता है तो एक्टिव फाइब्रिन में चेंज हो जाता है, और जो ये फाइब्रिन होता है एक कोमल तंतुओं का जाल बना देता है। जो फाइब्रिन होता है कोमल तंतुओं का जाल बना देता है, और इसी जाल पे ये जाल ही कितनी बारीक होती है कि इसी जाल पे ARBC के जो कण होते हैं इसमें से क्रॉस नहीं हो पाते हैं और इसी में फंस जाते हैं, तो ये ब्लड का थक्का जम जाता है। तो ऑप्शन होगा इसका सी, फाइब्रिनोजेन। एक बार और देख लेते हैं कैसे थक्का जमता है। एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड में एक होता है, वो ब्लड में जो कैल्शियम होता है उससे क्रिया करता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है एक्टिव फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। और ये जो फाइब्रिन इतनी बारीक और कोमल तंतुओं का जाल होता है, इसमें से RBC के कण पास नहीं कर पाते हैं और इसी जाल पे आके फंस जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहीं पे ब्लड का थक्का जम जाता है। यही प्रोसेस होता है थाइमिप्रोसिन का, फाइब्रिनोजेन का। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? जो हृदय मेम्ब्रेन है, हृदय है, हार्ट है अपना, उसके बाहर 2 झिल्लियाँ होती हैं 1 by 1 करके, तो उन झिल्लियों को क्या कहते हैं, यही पूछा है। पल्मोनरी मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, प्रीक्वेन मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, सिस्टेमेटिक मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, कार्डियोलॉजी है ना, पेरियोकार्डियोलॉजी मेम्ब्रेन, यही सही है, ऑप्शन बी इज राइट। ये हृदय को कवर करता है, पेरियोकार्डियोलॉजी मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मान मध्य मस्तिष्क, और पश्च ब्रेन, हिंड ब्रेन, पश्च ब्रेन को कहते हैं। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, इसी में सारी क्रियाएं, सारे विचार, सब भूख लगना, सारी चीज़ें इसी में आती हैं। विचार, अच्छे विचार, खराब विचार, जो भी सोचना है, मैथमेटिक कैलकुलेशन है, सारे इसी में अग्र मस्तिष्क में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट जो है निम्न में से किसका भाग है? आंत का है, यकृत का है, मस्तिष्क का है, रीढ़ की हड्डी का है? तो वर्टिब्रेट जो होता है वो रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है पूछा है, वो देखना है। तो प्रोटीएस पाचक एंजाइम है, इमाइलेज पाचक एंजाइम है, लाइपेज ये भी पाचक एंजाइम है। तो सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेस ये पाचक एंजाइम नहीं है। तो आखिर ये है क्या पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो ये सुपर ऑक्साइड
है, एक कोशिकाओं में संभावित रूप से हानिकारक जो ऑक्सीजन होता है, जो कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन होता है हानिकारक ऑक्सीजन, उसके अणुओं को तोड़ने का काम करता है सुपर ऑक्साइड डिस्यूमेट्स। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। उस अंग का नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, मूत्रवाहिनी में होता है, फैलोनियन ट्यूब में होता है, गर्भाशय ग्रीवा में होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है, ऑप्शन ए 36 का राइट। युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थित बदलाव है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, एड्रेनालाइन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका टेस्टोस्टेरोन होगा आंसर। युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थित बदलाव टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयड हार्मोन्स इसमें निकलता है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां होगा, यही आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। निम्नलिखित में कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संकरण पैदा करने वाला जल जनित रोग है? तो हैजा है कि रेबीज है, निमोनिया है, कुष्ठ रोग है। हैजा इसका सही आंसर होगा। ये हैजा है तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला रोग है। हैजा संक्रामक रोग है जो मक्खियों से फैलता है। जो हैजा होता है ये वाइब्रो कोलेरा नामक वायरस से फैलता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति मल ज़्यादा होता है, पीड़ित व्यक्ति को उल्टी ज़्यादा होती है, इसी के जरिए दूसरे व्यक्ति में ये वायरस पहुंच जाता है। विब्रो। और गंदगी वाले जगह पे ब्लीचिंग पाउडर डाल के इस वायरस को ख़त्म किया जा सकता है सफाई करके। क्वेश्चन नंबर 140, चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, चेचक जो है ये वायरस विषाणु जनित संक्रामक रोग है और ये बैरिसेला नामक वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। पादपों में किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले भाग आते हैं? तो पादपों में किस समूह के अंदर सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले भाग आते हैं? तो टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्बोस्पर्म या थैलोफाइट। तो थैलोफाइट के अंतर्गत ही पादपों में सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं। तो थ्रेम्बोसाइट के अंदर जो पौधे आते हैं उनका शरीर जो होता है वो सुपरिभाषित नहीं होता है, अर्ध विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो ब्रायोफाइट नहीं करता है, थैलोसाइट भी नहीं करता है, आवृत बीजी नहीं करता है, और अनावृत बीजी जो होता है अनावृत बीज उत्पन्न करता है। अनावृत बीजी जो होता है यही समूह जो होता है नग्न बीज उत्पन्न करता है, अनावृत बीज उत्पन्न करता है। इसमें ओवरी जो होता है उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है। इस वाले में ओवरी में इसका ओवरी पूर्ण विकास नहीं होता है। इसके अंतर्गत साइकस, पाइनस, सिट्रस आदि आते हैं। इसके अंतर्गत साइकस, पाइनस आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा? और कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है पौधा लेता है तभी तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो द्विखंडन से होती है, पुनर्जन्म से होती है, और लैंगिक से होती है कि लैंगिक से होती है? तो लैंगिक प्रजनन जो होता है इससे अधिक विविधता उत्पन्न होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो युग्मों का संयोग होता है, तो इसीलिए इसमें अधिक विविधता होती है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? तो जूट, सागौन, रबर, शहद, ये भी पादप है, ये भी पादप है, ये भी पादप। शहद जो है वो पादप उत्पाद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शहद जो है पादप उत्पाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण बैगन, टमाटर, पालक, मक्का। तो पालक जो है वो ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147 पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी जो थी वो रेडियम की खोज करी थी, रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेनिसिलिन का करे थे। लुई पाश्चर जो करते पाश्चराइजेशन का करे थे। और जोनास साल्क यही पोलियो के टीके का आविष्कार किया था, खोज किया था। तो पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? जोनास साल्क आंसर हो जाएगा। ये तो मैरी क्यूरी हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम का खोज करी थी। लुई पाश्चर जो है पाश्चराइजेशन का खोज करे थे, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं पेनिसिलिन का खोज करे थे। पौधों का लाल रोग विगत किससे प्रभावित होता है? गेहूं से, चावल से, कपास से, गन्ना से। तो किस पौधे में लाल रोग होता है? लाल रोग को अंग्रेजी में रेड रॉट कहते हैं, REDROT, रेड रॉट कहते हैं। ये गन्ने पे होता है, गन्ना इससे प्रभावित है, गन्ना की फसल रेड रॉट से। मतलब किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया? तो JBS हॉल्डेन, स्टैनलिस L मिलर, हेराल्ड C यूरे, चार्ल्स डार्विन। तो कौन थे जो केचुए पे अध्ययन किए थे कि ये भूमि की उर्वरता बढ़ाएगा? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म चयन संबंधित है, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया से। सही है। सरल अणुओं के जटिल अणुओं में संश्लेषण से, ये भी सही है। अपचयन और उपचयन से, ये भी सही है। तो डी सही हो जाएगा इसका। मेटाबॉलिज्म जीवों को जीवन यापन में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। जो मेटाबॉलिज्म होता है जीवन यापन में होने वाली जो क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक क्रियाएं जीवन को बढ़ाने में, बढ़ने में, प्रजनन करने में, अपनी रचना बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती हैं। तो सरल अणुओं को जटिल अणुओं में संश्लेषित करती हैं मेटाबॉलिज्म। और चयापचय की दो भाग, चयापचय जो क्रिया होती है चयापचय, उसको दो भागों में बांट देता है। ये दो भाग क्या हैं? उपपचय और अपपचय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद। जय हिंद।